नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार यानी कि बिहार का नायक कौन है तो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान से 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। जी हां, 10वीं बार। तो बिहार के नायक के तौर पर एक बार फिर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, यानी कि बिहार में एक बार फिर से बहार है, नीतीश कुमार है और एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। तमाम अटकलों के बाद, तमाम सियासी घमासान के बाद चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम आए और एनडीए को बहुमत मिली, प्रचंड बहुमत मिली और आज नीतीश कुमार ने एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले ली है। 10वीं बार वो बिहार की कमान संभालेंगे और मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। सभी मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है, लेकिन अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ, यानी कि अगर बिहार में कही जाए तो एक बार फिर से बयार है और इस बयार में नीतीश कुमार है, यानी 25 से 30 एक बार फिर से नीतीश कुमार देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है पटना के गांधी मैदान में, जहां एनडीए के तमाम बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री से लेकर के अन्य राज्यों के सीएम से लेकर बड़े चेहरे मौजूद नजर आ। बिहार में फिर से नीतीश कुमार है, 25 से 30 नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। लेकिन आपको अब ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाएंगे कौन कौन मंत्री बने हैं और कौन कौन से नए मंत्री जो है आए हैं इस बार जिन्होंने शपथ ग्रहण की। अगर बात की जाए, सम्राट चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने शपथ ग्रहण किया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, पहले भी उप मुख्यमंत्री थे और अब भी उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उन्होंने शपथ जो है ग्रहण कर ली है। बात की जाए सम्राट चौधरी की। दूसरे नंबर पर बीजेपी कोटे से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है, यानी कि ये दोनों बरकरार रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम की। अगर बात की जाए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम भी है और मंत्री पद की भी उन्होंने शपथ ले ली है विजय कुमार सिन्हा। तो विजय कुमार सिन्हा ने भी शपथ ली है। और बात करें बीजेपी कोटे से अगले मंत्री की बात की जाए तो सुरेंद्र मेहता, इनकी भी छवि काफी साफ मानी जाती है। सुरेंद्र मेहता को मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है और एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। और बीजेपी कोटे बात की जाए तो श्रेयसी सिंह, उन्हें मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें एथलीट रही है और ऐसे में बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और बात करें अगले तो बीजेपी कोटे से संजय सिंह टाइगर, आपको बता दें आरा से इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता और संजय सिंह टाइगर ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो बीजेपी कोटे से मंत्री बने हैं संजय सिंह टाइगर। वहीं बीजेपी कोटे से बात की जाए तो रमा निषाद पर भी जो है भरोसा जताया गया था, उन्होंने भरोसा कायम रखा, चुनाव जीता और अब नतीजा है कि रमा निषाद को मंत्री बनाया गया है। अगर बीजेपी कोटे से अगले मंत्री की तो राम कृपाल यादव, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है आज मंच से, जहां तमाम मंत्री और सीएम ने शपथ ली, वहीं से मंत्री है और तीसरे टर्म में भी ये मंत्री है। वहीं बात करें अगले तो प्रमोद चंद्र वंशी, इन्हें मंत्री बनाया गया है, मंत्री पद का इन्होंने शपथ लिया है। तो जीत के बाद जीत का जश्न मना रहे थे और आज और एक जश्न, बड़े चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें मंत्री पद यानी कि उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। नितिन नवीन की हम बात करें, नितिन नवीन ने भी मंत्री पद का शपथ ग्रहण किया है। तो एक तरफ बिहार के नायक नीतीश कुमार, 10वीं बार उन्होंने सीएम पद की शपथ ली, दूसरी तरफ आपको हम दिखा रहे हैं बीजेपी कोटे से मंत्री नारायण प्रसाद, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। आज शपथ ग्रहण समारोह में ये शामिल हुए और मंत्री पद का शपथ लिया नारायण प्रसाद। और बात करें अगले बीजेपी से मंत्री की, एक एक करके हम सभी मंत्रियों के नाम आपको दिखा रहे हैं। तो नारायण प्रसाद की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं जेडीयू के कोटे से मंत्री की। तो बात की जाए विजय कुमार चौधरी, अगर सबसे कद्दावर नेताओं की बात की जाए जेडीयू में तो विजय कुमार चौधरी का नाम आता है। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है, यानी मंत्री वो बने रहेंगे। नीतीश कुमार के काफी खास माने जाते हैं विजय कुमार चौधरी और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। वहीं जेडीयू कोटे से अगर दूसरे मंत्री की बात की जाए बृजेंद्र प्रसाद यादव, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। कद्दावर नेता है, काफी जानकार है और ये भी नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। और श्रवण कुमार की अगर बात की जाए तो जेडीयू कोटे से मंत्री, एक बार फिर से मंत्री रहेंगे श्रवण कुमार, इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, ये भी नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। तो श्रवण कुमार ने एक बार फिर मंत्री पद की शपथ ली है। जेडीयू कोटे से मंत्री लेशी सिंह, एक बार फिर उन्हें मंत्री पद सौंपा जाएगा, यानी उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। हालांकि कौन सा विभाग होगा ये अभी तस्वीरें साफ नहीं है, लेकिन लेसी सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। वहीं जेडीयू कोटे से मंत्री बने हैं मोहम्मद जमा खान, यानी कि जमा खान को भी जो है मंत्री पद मिला है और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है।
मोहम्मद जमा खान जेडीयू कोटे से मंत्री है, कद्दावर नेता है। और अगर बात की जाए अल्पसंख्यकों के बड़े नेता माने जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी, इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। मदन सहनी की अगर बात की जाए, एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं अब जेडीयू कोटों से। तो बता दें कि संतोष कुमार सुमन, अब हम की बात की जाए तो हम से जो है संतोष कुमार सुमन जीतन राम मांझी के पुत्र है, इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। अगर हम की बात की जाए 6 में से 5 सीटें जो है हम लेकर के आई और संतोष सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली है। हम कोटे से अगर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अगर बात करें एलजेपीआर कोटे से मंत्री की तो संजय पासवान जो है उन्हें मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। एलजेपीआर की बात की जाए तो लोकसभा के बाद जो है यहां पर भी स्ट्राइक रेट बेहतर देखने को मिला। वहीं एलजेपीआर कोटे से अगले मंत्री की बात की जाए तो संजय सिंह, इन्हें जो है मंत्री पद दिया गया है, मंत्री पद की इन्होंने शपथ ली है। संजय सिंह ने मंत्री पद की नए मंत्री बने हैं। वही बात की जाए अब अगले मंत्री की अगर बात की जाए तो तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे, लगातार बता रहे किन किन ने जो है शपथ लिया। यानी कि नीतीश कुमार जो है अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। कल जहां उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था 9वीं बार, आज उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया फिर से पटना के गांधी मैदान में। ऐतिहासिक अगर क्षण की बात की जाए तो एनडीए के लिए देखने को मिला। नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता में काबिज हुए। नीतीश सरकार आज से फिर से शुरू हो गई है बिहार में और 10वीं बार सीएम पद की उन्होंने शपथ ली। यानी कि जो कहावत कही जा रही थी, इसे जुमला कहा जा रहा था, वो फिर से सच साबित हुआ है और 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार देखने को मिले। स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं किन किन मंत्रियों ने शपथ ली। अगर बात की जाए एलजेपीआर कोटे से मंत्री की तो संजय सिंह ने जो है शपथ ली है मंत्री पद की। अगर एलजेपीआर की बात की जाए, स्ट्राइक रेट लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला और आज 10वीं बार नीतीश कुमार जो सीएम बन रहे हैं, इसमें अहम भूमिका की अगर बात की जाए तो एलजेपीआर की भी करेंगे, क्योंकि पिछली बार सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने पहुंचाया था तो एलजेपीआर ने पहुंचाया था। लेकिन इस बार एकजुट होकर एनडीए सब सामने आए और 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार देखने को मिल रहे हैं और 10वीं बार यानी कि नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली है और बिहार के नायक बनकर एक बार फिर से वो सामने आए। यानी कि बिहार का नायक एक बार फिर नीतीश कुमार देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने शपथ ले ली और मंच से उन्होंने शपथ ग्रहण की। इस दौरान तमाम एनडीए के जो बड़े चेहरे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर हर कोई मौजूद नजर आया। यानी कि अब 5 साल की अगर बात की जाए तो फिर से विकास पुरुष, जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है बिहार का, वो फिर से बिहार की सत्ता पर कायम हो गए, यानी कि काबिज हो गए और फिर से वो बिहार चलाएंगे, सुशासन की सरकार चलाएंगे। तो एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बने हैं। और बात करें डिप्टी सीएम की तो फिर से डिप्टी सीएम वही रहेंगे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। लेकिन कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। हालांकि आज मंत्री पद की शपथ ली गई है। अब कुछ दिनों के बाद जो है बंटवारा होगा कि आखिर किसके खेमे में कौन सा विभाग जाएगा। लेकिन तो 25 से 30 फिर से नीतीश और नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है। मंत्रियों ने भी शपथ ली और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से देवेंद्र कुशवाहा, मैनेजिंग एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, अगर बात की जाए 25 से 30 फिर से नीतीश, तमाम अटकलें लग रही थी नीतीश कुमार सत्ता पर आएंगे तो सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने दिखाया कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में सरकार नहीं बन सकती। बारात किसी की भी हो, दूल्हा नीतीश कुमार ही बनेंगे और एक बार फिर से उन्होंने दिखाया, 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। लेकिन अब बात की जाए चुनौतियों को, क्योंकि सब चुनौतियों को पार करके नीतीश कुमार जो है फिर से सीएम बन चुके हैं। लेकिन अब क्या नई चुनौतियां आ सकती है, क्योंकि वादे कई किए गए थे विपक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन अब चुनौतियों की अगर बात की जाए तो क्या क्या चुनौतियां हो सकती है नीतीश कुमार के लिए? जी, देखिए, सबसे बड़ी बात आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि 10वीं बार रिकॉर्ड यह है कि 10वीं बार नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद की शपथ ली। दूसरी जो बड़ी बात है कि चुनौतियां, अब चूंकि देखिए मंत्रियों ने शपथ ले ली है, उसके बाद अब जो है सरकार का निर्माण, कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अब जो सरकार बन रही है वो क्या काम करेगी, किस तरह से काम करेगी, क्या क्या उसके चुनौतियां हैं, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उसकी चुनौतियां क्या क्या हैं। चुनौतियां देखिए सबसे बड़ी जो होगी वो रोजगार की होगी। रोजगार की इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था और जो 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया है अनिकेत, वो सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे पूरा किया जाएगा 1 करोड़ रोजगार? क्या उद्योग लगाए जाएंगे, क्या सरकारी नौकरी दी जाएगी, क्या कुछ और भी तरीके से रोजगार दिए जाएंगे, या फिर
जो ये कहा जा रहा है कि हम आपको उद्योग स्थापित करने या फिर कुछ करने के लिए, कुछ लघु उद्योग लगाने के लिए हम आपको सहयोग राशि देंगे। उस राशि को दे करके, जैसे कि 10,000 रुपए जो दिए गए हैं, ये कहा जा रहा है कि जो 10,000 रुपए जो दिए गए हैं वो उसके बाद ये 2 लाख रुपए की एक तरह से अग्रिम धनराशि है। यानी कि अब जो है उन्हें 1,90,000 रुपए दिए जाएंगे और जो है उसको कुछ करने की, कुछ उद्योग लगाने की बात की जाएगी। तो क्या इसे विस्तृत रूप दिया जाएगा या उसे यहीं खत्म कर दिया जाएगा या कुछ दूसरे उपाय किए जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के जो युवा हैं वो पलायन करते हैं, दूसरी स्टेट में जाकर के, दूसरे जगहों पर जाकर के वो काम करते हैं। यानी कि बिहार में उन्हें काम नहीं मिलता है और बिहार में काम न मिलने के कारण उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। यानी कि पलायन को रोकना सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आरजेडी ने दावा किया था पहले कि अगर जो हमारी सरकार बनती है तो हम हर घर में एक युवा को नौकरी देंगे। उस पर जनता ने विश्वास नहीं किया, लेकिन भारी बहुमत से एनडीए को समर्थन दिया, यानी कि उनकी सीटें निकाली। तो कुल मिलाकर के 1 करोड़ जो रोजगार देने की बात है अनिकेत, वो महत्वपूर्ण है। और 1 करोड़ रोजगार को किस तरह से देगी सरकार, ये सबसे बड़ी बात है। उद्योग की मैंने बात की तो उद्योग भी लगाया जा सकता है, अन्य छोटे लघु उद्योग कहा जा सकता है कि ये भी हो सकता है। किस तरह से अब इसको मैनेज करेगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब दूसरी जहां तक बात अगर तो हम करें अनिकेत कि महिलाओं के विकास की लगातार बात होती रही है, तो महिलाओं का विकास किस तरह से हो, वो खुद के पैरों पर खड़ी हो, इस तरह की बातें भी कही जाती हैं। और इसके लिए सरकार लगातार जो जीविका दीदियां हैं इनकी भी जो है अनेक तरीके से मदद कर रही है। तो अब इसमें और क्या होगा, किस तरह से होगा, ये भी देखने वाली बात है। क्या महिलाएं इससे जो है अपने विकास की ओर अग्रसर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये भी देखने वाली बात है अनिकेत। और दूसरी बात अब महिलाओं की जहां तक कर रहे हैं, देखिए जो महिलाएं हैं उनके विकास की बात तो होती है, लेकिन एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि महिला मजदूर जो होती हैं वो जब खेतों में काम करती हैं तो वहां समान मजदूरी नहीं दी जाती। अब मनरेगा के हिसाब से काम कर रही हैं तो उन्हें तो मिल जाता है, लेकिन अगर जो खेतों में काम कर रही हैं तो उन्हें समान मजदूरी, समान काम के लिए नहीं दिया जाता। ऐसे में उस पर भी सरकार को अगर जो फोकस करना है कि पुरुषों के समान मजदूरी है, खेत में काम कर रही हैं, तो पुरुषों के समान अगर जो उन्हें मजदूरी दी जाए तो वास्तव में उनका विकास एक तरह से हो सकता है। लेकिन अब दूसरी जहां तक बात अगर जो हम करें अनिकेत, महिलाओं के विकास की, तो ये बातें हो गई। अगर जो छोटे मोटे लघु उद्योग लगाएंगी तो ये बातें हो गई कि हाँ वो उनका विकास हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब जो बड़ी बात है किसानों की, किसान जो हैं, क्या उनको जो नगदी फसलें होती हैं उनको सही तरीके से दाम मिल पाता है या नहीं मिल पाता है? मिल पाता है तो किस तरह से मिल पाता है? जो नगदी जो फसलें हैं, जैसे कि गन्ना है, उसकी भी फसल यहां पर होती है, किसानों को जो है काफी मदद मिलती है इसमें। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि किसानों को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे। खाद की समस्या होती है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर जो हम किसानों की बात करें तो अधिक अन्न उपजाने के लिए खाद की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जब खाद की जरूरत होती है किसानों को तो शॉर्टेज हो जाता है। तो इस समस्या से भी निजात दिलाना होगा सरकार को। ये लेकिन अगर देवेंद्र जी अगर बात की जाए, जिन समस्याओं को आप गिना रहे हैं, जो चुनौतियां आप बता रहे हैं कि ये चुनौतियां हैं, 2 चुनौतियां और भी नजर आ रही है। पहली अगर बात की जाए तो अपराध को लेकर के, क्योंकि कहा था कि जब लालू सरकार था तो उस समय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ करता था, लेकिन अब भी क्राइम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, युवतियां अभी भी सुरक्षित नहीं है। और दूसरी ओर
अफसरशाही खूब हावी नजर आता है नीतीश सरकार में, ये एक बड़ी समस्या है। क्या ये भी चुनौती है नीतीश कुमार के लिए कि इस अफसरशाही को कैसे रोकेंगे और अपराध को कैसे कंट्रोल करेंगे? जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि क्राइम कंट्रोल कैसे हो, अपराध पर नियंत्रण कैसे हो। हालांकि आपने देखा कि जब जिस जंगल राज की बात चुनाव में हुआ और जंगल राज का डर दिखा करके जिस तरह से एनडीए ने लोगों को अपनी तरफ आकृष्ट किया, तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जब एनडीए की सरकार है तो जंगल राज एनडीए की सरकार में पिछले सरकार से पिछली जो सरकारें थी अन्य पार्टियों की महागठबंधन कह सकते हैं, आरजेडी की कह सकते हैं, तो उसमें जो है काफी क्राइम बढ़े हुए थे। लेकिन अगर जो एनडीए उसी का डर दिखा करके पुनः आ रही है, तो एक बात आपको बता दें कि क्राइम कंट्रोल में यह सरकार कहा जा सकता है कि उसे महारत हासिल है और उन्होंने किया भी है। अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है अनिकेत, लेकिन वो किस तरह से होगा, उस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है अनिकेत। जहां तक क्राइम की अगर जो बात कर रहे हैं, तो एक तरह से राजनीति में और बिहार की राजनीति में आपने ये देखा होगा कि चुनाव के दौरान बहुत जगह पर जो हिंसा होती थी, लेकिन इस बार जो 2025 के विधानसभा चुनाव को आपने देखा है, कितने संयम से लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बहुत छिटपुट अगर जो बातें छोड़ दी जाएं तो शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। 2 चरणों में जो मतदान हुआ था वास्तव में शांतिपूर्ण हुआ है और यह कहा जा सकता है कि ये जो बुद्धिजीवी हमारे मतदाता हैं, ये इनकी देन है। यानी कि अगर जो शिक्षा का विकास हो रहा है और आपको आगे बढ़ना है, विकास की बातें करनी है, तो ये समझ रही है जनता और नेता भी इस बात को समझ रहे हैं कि क्राइम पे कंट्रोल करना ही होगा। और जब देखिए रोजगार होगा, सभी युवा रोजगार की तरफ जाएंगे, तो क्राइम करने वाला कौन होगा, ये भी देखने वाली बात है। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो भी एक क्राइम उत्पन्न होता है, लोग क्राइम करते हैं, चोरी डकैती ये सब करते हैं, छिनैती भी किया जाता है। तो ये चीजें हैं, अगर आप रोजगार दे रहे हैं तो उस पर भी धीरे से कंट्रोल होगा, कहीं ना कहीं कंट्रोल होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये कितनी जल्दी होगा, कैसे होगा और किस तरीके से होगा। सरकार इस पर सोच रही होगी, अगर हम रोजगार देंगे तो 1 करोड़ रोजगार का अपना वादा पूरा करेंगे, क्राइम पर भी कंट्रोल होगा। अफसरशाही की आपने बात की है, वास्तव में अफसरशाही, लाल फीताशाही आपने पढ़ा भी होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कि लाल फीताशाही क्या होती है, अफसरशाही क्या होती है, और वो यहां पर अधिकतर देखने को मिलता है। अगर लाल फीताशाही होती है तो उद्योग नहीं लगते हैं, यानी कि उद्योगपति भाग जाते हैं, वो अधिकारियों के चक्कर लगाने में खत्म हो जाते हैं। एक टेबल से दूसरे टेबल पर जो फाइलें हैं वो नहीं पहुंच पाती और उसको सरकाने के लिए क्या होता है कि कुछ रिश्वत देनी पड़ती है। यही है आपकी अफसरशाही। यानी कि इस अफसरशाही को अगर जो खत्म करना है तो सिंगल विंडो करना होगा। अगर जो कोई उद्योग लगाना चाहता है तो सिंगल विंडो की व्यवस्था करनी होगी। एक जगह हमारे उद्योगपति जाएंगे और अपनी पूरी फाइलें रखेंगे, वहीं सारे इंप्रूव होकर के चले आएंगे और ज्यादा उन्हें भागदौड़ नहीं करनी होगी। कई राज्यों में इस तरह किए जा रहे हैं और अफसरशाही पर अंकुश लगाया जा रहा है। हाँ, भ्रष्टाचार जो है ये लगातार बना रहता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन उस पर भी अंकुश चाहे तो ये नीतीश सरकार लगा सकती है। अब उद्योगों की अगर उद्योग लगेंगे, सिंगल विंडो से होंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, आसानी हो जाएगी, फाइल इधर उधर, लाल फीताशाही नहीं रहेगी, अफसरशाही नहीं रहेगी, तो वास्तव में उद्योग लगेंगे, उद्योगपति आएंगे, यहां पर करिए। दूसरी बात यह है कि उद्योग कहां लगते हैं, लगते कहां हैं? लगते वहां हैं जहां पर आसानी से आपको श्रम मिल जाए। श्रम शक्ति अगर आपको मिल जाती है आसानी से, तो वास्तव में कहा जा सकता है कि वहां लगते हैं। और जो कच्चे माल यानी कि संसाधन है, अगर जो आसानी से वहां उपलब्ध होती है तो वहां पर उद्योग लगते हैं। अब सरकार को यह चिन्हित करना होगा, सरकार को यह भी चिन्हित करना होगा कि कहां हम कौन से
उद्योग लगा सकते हैं, कहां पर हमें श्रम आसानी से मिल सकता है। दूसरी बात एक चीज और होती है कि यह देखा जाता है उद्योगों में कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें नहीं रखा जाता, कारण यूनिटी हो जाती है। तो ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, उस पर भेद जो है उसको जो है प्रशासनिक स्तर पर संभाला जा सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है। अगर स्थानीय लोगों को आप रोजगार नहीं देंगे, अक्सर उद्योगपति ऐसा करते हैं कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, तो उस पर सरकार का अंकुश लगाना चाहिए और यह देखना होगा कि वहां पर स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिले, जो भी उद्योग लगे। तो अफसरशाही पर सिंगल विंडो व्यवस्था करके आप अंकुश लगा सकते हैं। दूसरी बात, अगर जो योजनाएं हैं तो योजनाओं को तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से सीधे खाते में, अगर जो लाभान्वित के खाते में पैसा, लाभार्थियों के खाते में पैसा जाता है, तो अब उसमें कुछ नहीं रह गया। उसमें कि पहले यह होता था कि अगर जो आपको सरकार सहायता राशि दे रही है 10,000 रुपए, तो उसमें कमीशन आपको 2,000 रुपए देने होते हैं। तो अब आपके खाते में सीधे धनराशि आ रही है, और जब सीधे धनराशि आ रही है तो उसमें गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन यहां ये चीज ध्यान देने वाली बात है, जहां तक भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, अब अधिकारी ऐसा करते हैं ये कि पहले ही पैसे ले लिए जाते हैं कि भैया आपको 10,000 रुपए हमको आने हैं आपके खाते में, 2,000 रुपए आप पहले दे दो, तब जाकर के आपके खाते में 10,000 रुपए जाएंगे। तो अब इस तरह की जो बातें हैं, इस पर भी अंकुश लगाना होगा। ये भी एक बड़ी चुनौती है। और किस तरह से होगा, क्योंकि देखिए कहीं भी सरकारी दफ्तर में जाइए आप, तो वहां पर जो अधिकारी होगा या जो बाबू होगा सीधे पैसे नहीं लेते हैं। एक प्राइवेट वहां पर देखिए, एक प्राइवेट व्यक्ति वहां पर बैठा होता है, वो पैसे लेता है, सीधे आप उसे नहीं दे सकते। तो वह प्राइवेट व्यक्ति कौन बैठा है, क्यों बैठा है, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो जब सारी चीजें ये होंगी, तब जाकर के अफसरशाही पर भी अंकुश। बात की कुशवाहा जी, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के कि अगर बिहार की बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है काफी चरमराई हुई नजर आती है। कई जगह पर स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ना वो खाट पर नजर आती है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है। इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। अगर बात की जाए, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी एक समस्या जो है ना स्वास्थ्य की समस्या देखने को मिलती है। क्या इसमें भी और बेहतरी लाने की जरूरत है? इस पर भी नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि तस्वीरें हमने कई जगह से देखी है कि जहां अस्पताल है वहां पर भैंस बकरियां जो है वो चरती हुई नजर आती है। इसको भी सुदृढ़ और जो है अच्छा करने की जरूरत है, इसमें भी सुधार करने की जरूरत है और बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है, और स्वास्थ्य व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अस्पतालों में घास फूस जमे होते हैं, डॉक्टर वहां पर नहीं जाते हैं, डॉक्टर की जो नियुक्ति होती है वो अपना निजी अस्पताल चला रहा होता है। इस तरह की दिक्कतें जो हैं न सिर्फ बिहार में देखने को मिलती हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड में ऐसी दिक्कतें हैं। और वास्तव में आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस तरह की दिक्कतों से जब तक निजात नहीं मिलेगा, वास्तव में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। कुल मिलाकर के अगर जो अनिकेत, इस बात पर सरकार को ध्यान देना होगा कि जहां पर हम अस्पताल बना रहे हैं, वहां पर जिस डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं वो वहां जा रहा है या नहीं जा रहा, इसको भी सुनिश्चित करना सरकार का काम है। अगर इस पर कोई ध्यान नहीं देता है तो वास्तव में ये व्यवस्था इसी तरह से चरमराती रहेगी। कई बार जो होता है कि कई दवाइयां अस्पतालों में फ्री मिलती हैं, तो उसमें जो है क्या होता है कि दवाइयां फ्री में देना तो दो, डॉक्टर जो हैं वो पर्ची लिखते हैं, बाहर से खरीदना होता है। ऐसे में जो गरीब व्यक्ति है उनकी जो आर्थिक स्थिति इस लायक नहीं होती है कि वो बाहर से जाएं, तो वो कर्ज लेते हैं और कर्ज लेकर के अपनी दवाइयां कराते हैं। ये स्थिति बहुत ही दुष्कर होती है और वास्तव में इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। नीतीश सरकार के सामने चुनौतियां यही हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो अस्पताल बने होते हैं, वहां अस्पताल खुद ही बीमार होते हैं, वो दूसरे की दवाई क्या करेंगे, वहां डॉक्टर नहीं जाते हैं, और जो वहां पर जो भी
रख रखाव करने वाला व्यक्ति होता है वो कभी कभी दवाइयां देता दिखता है। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है अनिकेत कि इस पर यह भी एक बड़ी चुनौती है नीतीश सरकार के सामने। शहरों की बात अलग है, लेकिन जहां ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं वहां पर जो डॉक्टर की नियुक्ति होती है वो क्यों नहीं जाते, इस पर भी सवाल होने चाहिए। जहां तक आपने शिक्षा की बात की तो शिक्षा भी, अगर जो ये कहा जा सकता है कि शिक्षा है अनमोल रतन, लेकिन इस का जतन नहीं कर पा रही है सरकार। प्राथमिक विद्यालयों में आपने देखा है कि एक टीचर के भरोसे तमाम कक्षाएं 1, 2, 3, 4, 5 सभी कक्षाएं जो हैं वो चलती रहती हैं। एक टीचर पढ़ाता है, अध्यापकों की कमी है, अध्यापकों की भी भर्ती होनी चाहिए। हालांकि इसकी कवायद चुनाव से पहले ही सरकार ने शुरू कर दी थी, लेकिन क्या इसके बाद जो है TR 3, TR 4 इस तरीके से जो भी भर्तियां हैं इसे निकालनी चाहिए। पर्याप्त अध्यापकों की भर्ती होनी चाहिए। शिक्षा जो है वो सुचारू रूप से मिलते रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन नहीं हो पाता है। तमाम काम ऐसे होते हैं, तमाम चीजें ऐसी होती हैं, तमाम बातें ऐसी होती हैं, एक न एक दिन ऐसी बातों से 2-4 होना पड़ता है। और वास्तव में आपको बता दें अनिकेत कि अगर जो शिक्षा को मजबूत करना है तो हमारी नींव कितनी मजबूत है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा कितना मजबूत है, यह महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण हमेशा ही रहेगा। अगर नींव मजबूत नहीं होगी अनिकेत तो वास्तव में उस पर जो इमारत आप खड़ी करेंगे वो कितनी मजबूत होगी। तो एक चुनौती नीतीश सरकार के सामने यह भी बड़ी चुनौती है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए इन चुनौतियों की, ये तो जनता के लिए क्या करेंगे, जनता को जो वादे किए थे उन चुनौतियों की है, लेकिन सरकार, एनडीए सरकार में भी एक चुनौती होगी। नीतीश कुमार जिन्हें पलटू चाचा के नाम से जाना जाता है, हमेशा देखते हैं कि वो पलट जाते हैं। हालांकि इस बार उन्होंने कहा है कि वो पलटेंगे नहीं, लेकिन एक चुनौती ये भी होगी कि बाकी जो एनडीए के घटक दल हैं उनसे कैसे सामंजस्य बना करके रखते हैं, कैसे सरकार को चलाते हैं, यह भी एक बड़ी चुनौती होगी। चुनौती तो यह है कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करना है, रोजगार कैसे लाना है, लेकिन सामंजस्य आपस में कैसे बना करके रख सकते हैं। बीजेपी के साथ, चिराग पासवान के साथ, जीतन राम मांझी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा के साथ, यह भी एक बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार के लिए और जो बाकी घटक दल है एनडीए उनके लिए भी, कि कैसे सामंजस्य बनाए आपस में कि बिहार जो है विकास की राह पर जाए। बिल्कुल, देखिए अभी आपने एक बात कही है कि बारात कोई भी हो, अभी शुरू में ही आपने एक बात कही कि बारात कोई भी हो दूल्हा नीतीश कुमार ही होते हैं, और यही कारण है कि वो आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, तो दूल्हा तो वही है। अब इसमें ये कहना कि कैसे चला पाएंगे, अब जो इतनी बार पूरी बहुमत न होते हुए भी जिस पार्टी की और 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए, तो उनके राजनीतिक कौशल के बारे में आप खुद ही समझ सकते हैं कि वो हर सरकार, चाहे आरजेडी के साथ मिलकर के उन्होंने बनाई हो या फिर पलट करके फिर जो है एनडीए के साथ आ गए हो, और लेकिन दोनों में दूल्हे वही थे, 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए, तो उनके राजनीतिक कौशल के बारे में कोई संदेह हम नहीं कर सकते। उनकी राजनीतिक कौशल जो है वास्तव में वो मिलाकर के चलेंगे ही चलेंगे। रही बात पलटने की, तो जैसे भी राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी, वैसे भी जो है वो बदल भी सकते हैं समय के अनुसार। जैसा ही उस समय राजनीतिक परिवेश होगा, राजनीतिक स्थितियां होंगी, राजनीतिक परिस्थितियां होंगी, उसके अनुसार वो अपना जो है वो अपना रंग दिखाएंगे। लेकिन सारे रंग का एक ही मिश्रण होना चाहिए, एक ही सब घुल मिल करके एक ही होना चाहिए कि उससे बिहार की जनता को लाभ हो। अगर बिहार की जनता हमेशा लाभान्वित होती है, अगर बिहार की जनता लगातार जो है इनकी सरकार से खुश होती है, अपराध पर अंकुश होता है, शिक्षा की व्यवस्था जो है वो बेहतरीन होती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतरीन होती है, महिलाओं
को भी एक तरह से आर्थिक संबल प्रदान करते हैं, युवाओं को रोजगार देते हैं, किसानों को भी लाभान्वित करते हैं, तो कहा जा सकता है कि चाहे कोई भी राजनीतिक परिवेश हो, कोई भी राजनीतिक परिस्थिति हो, वास्तव में नीतीश कुमार उसे संभाल ले जाएंगे, यानी कि फिर दूल्हे बन जाएंगे। तो राजनीतिक जो आपने ये कहा कि सामंजस्य किस तरह से बिठाते रहेंगे, तो अब इसका उदाहरण पिछले जो घटनाक्रम है उस पर अगर जो आप जाएंगे तो आप पूरी तरह से देख लेंगे कि राजनीतिक परिस्थितियों में क्या निर्णय लेना है और किस तरह से गद्दी पे बने रहना है, इनसे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये हवा का रुख भांपने में एक तरह से राजनीति के मौसम विज्ञानी भी हैं कि अगर जो ऐसा होता है तो हम ये कर दें तो वास्तव में हमारी गद्दी बची रहे, तो गद्दी तो बची रहेगी जहां तक हमारा अनुमान है। अनिकेत, लेकिन सिर्फ गद्दी बची रहने से सरकार नहीं चलेगी। हालांकि नीतीश कुमार लगातार जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर बात की जाए आज जो वो कुर्सी पर बैठे हैं, इसमें सबसे बड़ी अगर भूमिका की बात की जाए तो आधी आबादी यानी महिलाओं की है। चाहे वो शराबबंदी हो या फिर 10,000 रुपए देने हो या फिर वो विश्वास। जब मैं भी ग्राउंड जीरो पर गया था वहां पर महिलाओं का यही कहना था कि आज जो हम रात के 8 बजे घूम रहे हैं वो नीतीश कुमार की देन है। जो शराबबंदी के कारण जो अपराध होते थे वो अपराधों में भी जो है कमी देखने को मिली। यानी कि नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लोग विकास पुरुष के नाम पर उन्हें देखते हैं, तमाम चीजें होती है। लेकिन अगर बात की जाए आधी आबादी की, हम बात कर रहे हैं, क्या सरकार ने जो वादे किए, नीतीश कुमार ने वो वादे किए, उन वादों का असर है कि इस बार प्रचंड जो है बहुमत मिली है और जो 43 सीटों पर लगभग सिमट गई, 43 से 45 सीटों पर पिछली बार, इस बार दूसरी नंबर की पार्टी बनी, यानी कि और मजबूती के साथ जो है एनडीए इस बार सामने है। यानी कि बिहार का और विकास हो सकता है। जो कहा जा रहा था कि 20 सालों में वो गड्ढा भर रहा था, जो आरजेडी की सरकार ने गड्ढा करके दिया था, वो गड्ढा समतल हो चुका है। अब विकास की रथ बढ़ेगी और नए नए आयाम तय किए जाएंगे। क्या लगता है कि और ज्यादा अब विकास हो पाएगा बिहार का, या फिर वही ढाक के 3 पात की फिर 5 साल के बाद यह कहा जाएगा कि जो गड्ढा हमें मिला था वो अभी भी भर नहीं पाया है? देखिए, बिहार की जनता होशियार हो चुकी है, काफी बुद्धिजीवी है और इसका परिचय उसने 2025 विधानसभा चुनाव में दे दिया है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। जैसे कि अभी आपने प्रश्न पूछने के दौरान ही ये बातें कही कि जब आप ग्राउंड जीरो पे गए थे तो वहां पर कुछ महिलाएं आपको मिली थी और महिलाओं ने कहा कि जब से नीतीश कुमार आए हैं तब से जो है ऐसी वो आराम से बाहर निकल सकती हैं, रात में भी बाहर जा सकती हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो सरकार है उसमें महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो महिलाओं की पहली जो प्राथमिकता है वो नीतीश कुमार हैं, इसलिए ये इतनी भारी संख्या में महिलाएं निकली हैं और वोट की हैं। दूसरी जो बात है महिलाओं की शराबबंदी वाली बात, देखिए शराब पी करके जो पुरुष घर में जाते थे और तांडव मचाते थे, महिलाओं को पीटते थे, आज शराबबंदी है बिहार में और इसका कुछ ना कुछ असर जरूर है। आपको बताएं कि अगर महिलाओं जो पुरुष हैं वो शराब पी करके शाम को घर नहीं जाते हैं या कम ही शराब पीते हैं तो उस तरह से तांडव नहीं मचता है, पीटी नहीं जाती हैं महिलाएं। नहीं तो पुरुष शराब पी करके आते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, पीटते थे, उससे काफी दुखी थी महिलाएं। तो 2 बातें जो आपने कही हैं कि अभी भी कुछ होता है। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, अभी तो अवैध रूप से शराब मिल जाती है, वहां पर मिल जाती है, लोग ले लेते हैं, लेकिन अवैध रूप से खरीदना और खुले में अगर जो बिक रही है तो उसे लेकर के खरीद करके पीना 2 बातें। डर है प्रशासन का, हो सकता है कि यह डर हो कि हम पकड़ लिए जाएंगे तो ज्यादा पैसे देंगे तब छूटेंगे, यह भी है, भ्रष्टाचार का एक रूप है, लेकिन उसका भी डर है। ये नहीं कहते कि हम वो नहीं छूटेंगे। हो सकता है कि पुलिस प्रशासन या फिर जो प्रशासन है ये कि अगर जो किसी को शराब ले जाते हुए पकड़ लिया तो उसे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। इस डर से भी जो है शराब पीने वालों में कुछ न कुछ कमी देखी गई है और इसके कारण जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं जो तांडव झेलती थीं
अपने पुरुषों का मारपीट होती थी उसमें भी कमी आई है, इसलिए वो भी खुश हैं, एक तरह से माना जा सकता है। तो ये जो बातें हैं, जो महिलाओं की आपने बात कही है, ये कहीं न कहीं उनको नीतीश कुमार की तरफ आकृष्ट करने का काम कर रहा है। और अब आपका जो सवाल है कि क्या विकास होगा या यही रह जाएगा, फिर 5 साल बाद यही कहा जाएगा कि हमको चुनिए, हमको लाइए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने संकल्प पत्र में एक बात कही है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। कौन सा रोजगार देंगे? अगर नहीं देते हैं तो पिछली बार क्या कहेंगे कि हम किसके कारण रोजगार नहीं दे पाए? तेजस्वी के कारण रोजगार नहीं दे पाए, वो तो सरकार में है ही नहीं है। आपने कहा है 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, तो आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो अगले चुनाव में कौन सा मुंह दिखाएंगे? जनता और युवा भूलेंगे नहीं, सवाल जरूर करेंगे। दूसरी बात सम्मान की, तो जब युवाओं को रोजगार दिया जाएगा तो वो अपना विकास करेंगे, अपने घर का विकास करेंगे, और साथ ही साथ जब उनका विकास होगा तो राज्य का विकास होगा। राज्य के विकास में सबसे बड़ी बात है मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति। सड़क, बिजली, ये पानी, ये जो आवश्यकताएं हैं ये बताती हैं कि आप कितने आगे हैं। अगर सड़क नहीं है, अगर आप जा रहे हैं किसी गांव में सड़क नहीं है, तो आप समझ जाएंगे कि वास्तव में विकास नहीं है। सड़क बननी चाहिए, सड़क बनेगी, युवाओं या मजदूरों को रोजगार मिलेगा। और देखिए, सड़क को इस तरह से डिजाइन किया जाए, गांव को इस तरह से जोड़ा जाए कि वो बाजार तक जाए। बाजार से गांव की जो सड़क हो वो बेहतरीन हो कि जो किसान अन्न उत्पादन करता है या फिर जो भी सब्जी वगैरह उगाता है या फिर खेतों में जो चीज पैदा करता है, उसे अगर मार्केट में अगर उसे ले जाना हो तो वास्तव में गाड़ी खेत तक आए, खेत से ही वो ले जाकर के मार्केट में उसे बेच सके आसानी से। इससे क्या होगा कि या तो खेत तक व्यापारी आ जाएगा या किसान खुद अपने जो भी प्रोडक्ट का उत्पादन किया है अपने खेत में उसको ले जाकर के उसे आसानी से बेच पाएगा। तो ये अगर जो आसानी हो जाएगी तो वास्तव में ये कहा जा सकता है कि बेहतरीन काम सरकार का होगा। और ये करना ही होगा, सरकार को जोड़ना होगा, अच्छी सड़कें बनानी होगी। अच्छी सड़कें बनी रहेंगी तो अगर जो कोई बीमार हुआ एम्बुलेंस वहां तक आएगी, गांव तक आएगी, घर तक आएगी, मरीज को तुरंत उसमें बिठाएगी और अस्पताल लेकर के जाएगी। सड़क नहीं होगी तो ये व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। तो जो सबसे बड़ी जरूरी काम है वो है सड़क। सड़क की तरफ ध्यान देना होगा सरकार को, न सिर्फ शहरों की सड़क की तरफ ध्यान देना होगा, बशर्ते कि गांव की सड़क के तरफ भी ध्यान देना होगा। और अगर जो ध्यान सरकार नहीं देती है तो वही विकास कहां खोजते रह जाएंगे। विकास कहां गया, विकास गया कहां, ढूंढते रहो कान की बाला की तरह और गाना गाते रहो। सीधी सीधी बात यहां पर है कि जो सरकार बनी है उसे काम करना ही होगा, नहीं तो जो बुद्धिमत्ता बिहार की जनता ने इस बार दिखाया है उसे बरकरार रखते हुए इन्हें बदलने में देर नहीं लगाएगी। जनता के साथ अगर जो आप धोखा किए, जनता को जो आश्वासन आपने दिया है, जो आपने अपने संकल्प पत्र में दिया है, अगर उसका पालन नहीं करते हैं तो आपको जनता के सामने जवाब देना होगा। और वही बिहार की जनता पूछेगी कि आपने सपने तो दिखाए रंग बिरंगे, लेकिन सपने सपने ही रह गए, धरातल पे कुछ नहीं हुआ, हम आपको वोट क्यों दें। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही गमछा हिला करके लोगों का दिल जीत लिए हों, लेकिन अगली बार उस गमछे में विकास होना ही चाहिए।
नहीं तो गमछा ऐसे उड़ेगा, बिहार की जनता ऐसे उड़ाएगी कि पता भी नहीं लगेगा और पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। अनिकेत जी, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है जी कि बिल्कुल ये तो बातें हैं कि जो मैनिफेस्टो में कहा गया है, चाहे वो 1 करोड़ रोजगार की बात हो, बिहार को विकास की राह पर ले जाने की बात हो, ये तो पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन बिहार के इन सब से हटकर एक और बड़ी समस्या है जिस पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया, फंड दिया तो फंड भी डकार लिया गया। बात करेंगे हम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की, जवनिया गांव की हम बात करेंगे जहां 9 करोड़ फंड गया था, लेकिन वहां की जनता की जो हालत है वो तंबू पर रहने को मजबूर है। पंजाब में बाढ़ आया था, कई लोग बढ़ चढ़ कर सामने आए, वहां पर मदद करते हुए सामने आए। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए, हर साल बाढ़ आता है, हर साल कटाव आती है, लेकिन सरकार तक नहीं पहुंचती, सरकार के नेता वहां तक नहीं पहुंचते, मंत्री नहीं पहुंचते। ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब पता है कि बरसात आएगी तो बाढ़ आएगा और इससे पहले जो है सुरक्षा व्यवस्था या फिर ऊपरी क्षेत्रों पर ले जाना या फिर सुरक्षा मुहैया कराना, ये सब चीजें जो है धरी की धरी रह जाती है। इस पर भी सरकार को जोर देने की जरूरत है क्योंकि पता है कि बाढ़ आएगी, कटाव होगा, लोग पलायन करेंगे। ये एक बड़ी समस्या है बिहार की। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है और सवाल भी आपका बहुत ही दुरुस्त है। अनिकेत, जहां आप बाढ़ की बात कर रहे हैं, बाढ़ जब बिहार में आती है तो गरीबों के घर तो डूब जाते हैं, बह जाते हैं, उनका आशियाना उजड़ जाता है, लेकिन अधिकारियों के जेब में पैसे भर जाते हैं। आप पूछेंगे कैसे? यह पूछने की बात नहीं है। यहां पर जो बाढ़ नियंत्रण के लिए पैसे आते हैं वो क्या होता है? वो ऐसा होता है कि उनकी जेब में जाते हैं। जो विकास के लिए, उस बाढ़ क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसे आते हैं वो क्या होते हैं? इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो आज ही, अगर जो पुल भी बनाया जाए तो पुल इस तरह से बनाया जाता है कि ये मान के बनाया जाता है कि अगले जो बरसात आएगी, अगला जो बरसात होगा उसमें ये पुल डूब जाएगा और ये मान लिया जाता है, इस तरह से बना दिया जाए कि ढह जाए, अगली बार फिर बनाएंगे। इस मानसिकता से निकलना होगा और इस मानसिकता वाले अधिकारी, कर्मचारी और जो भी राजनेता हैं उनको संभलना होगा, देखना होगा। बाढ़ नियंत्रण के लिए जो पैसे आते हैं, बाढ़ से बचाव के लिए जो पैसे आते हैं और बाढ़ क्षेत्र के विकास के लिए जो पैसे आते हैं, उसका इस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, इस तरह से वैज्ञानिक स्तर से इस्तेमाल होना चाहिए कि हर साल कम से कम नुकसान हो। यानी कि आज कुछ, इस साल कुछ ज्यादा नुकसान हुआ तो अगले साल इससे कम नुकसान। ये चीज वैज्ञानिक तरीके से बैठ करके शोध करके बनानी होगी। लेकिन जब तक ये मानसिकता हमारे अधिकारियों के बीच से नहीं निकलेगी, उनके दिमाग से नहीं निकलेगा कि क्या करना है, जैसे तैसे बनाओ, कमीशन के पैसे अपने पैकेट में रखो, कुछ ठेकेदार रखेगा और उसके बाद से बस बना दो, बाढ़ आएगा बस ये दिखा दिया जाएगा कि उसमें बह गया। कुछ ऐसे ऐसे पुल भी बनाए गए हैं, हमने देखा है, कई रिपोर्ट्स में मैंने देखी है कि पुल बने ही नहीं होते हैं, कागज में दिखा दिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि पानी आया, बाढ़ आई और यह कहा जाता है कि बह गया, सारे के सारे पैसे बंदरबाट हो जाते हैं। इस तरह से किसी बाढ़ क्षेत्र का आप विकास नहीं कर सकते। जवनिया आप गए थे, जवनिया गांव गए थे, वो क्षेत्र गए थे आपने देखा कि कटाव किस तरह से वहां पर हो रहा है, लोग किस तरह से रो रहे हैं। हम लोगों ने उसे देखा, वास्तव में दिल द्रवित हुआ कि वास्तव में इनका आशियाना उजड़ रहा है, कटाव गांव को डुबो ले जा रहा है और ये लोग टेंट में जीने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में क्या राजनेता जो हैं, जो सरकारें हैं, उनको ध्यान नहीं रखना चाहिए? लेकिन उस समय जो वहां के विधायक थे अब तो हार चुके हैं और शायद इसी कारण हारे भी हैं, आरजेडी से थे। राहुल तिवारी, शायद अगर जो मैं नाम सही ले रहा हूं तो राहुल तिवारी अब हार चुके हैं। लेकिन अब राकेश ओझा
वहां से चुनाव जीत करके आए हैं। जनता की काफी उम्मीदें हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने वादा किया और अपने इस वादे पर वो कितना पूरा करते हैं, उस वादे को कितना पूरा करते हैं। जो वहां से कटाव हुआ है, जो नदी का कटाव हुआ है और गांव विलीन हुआ है नदी में, उनके पुनर्वास के लिए वो क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले तो वहां हमारे विधायक जी को जाना चाहिए। अगर हमारी टीवी 45 अगर जो देख रहे हो तो उन्हें वहां जाना चाहिए, वहां के लोगों को आश्वासन देना चाहिए सरकार उनकी है और वास्तव में अच्छे तरीके से उनके पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर दूसरी बात, आप वहां गए थे तो कई जगह आप लोगों ने कहा, बिहार बोलता है जो हमारा प्रोग्राम था उसमें आप कई जगह गए थे और आपने दिखाया कि लोग इतने नाराज थे कि कह रहे हैं कि सड़क नहीं है। सड़क नहीं है का क्या मतलब है? मतलब ये कि जो सड़क के लिए पैसे आते हैं कहां जाते हैं? अगर सड़क है तो टूटी हुई है, क्यों टूटी हुई है? सड़क के एक नियम है, ठेकेदार अगर जो कोई सड़क बनाता है तो एक निश्चित अवधि के अंदर अगर जो टूट जाता है तो उसे उसी पैसे में मरम्मत करनी होती है। अगर नहीं करता है मरम्मत तो वास्तव में वो ब्लैक लिस्टेड भी हो सकता है। तो इसे कौन देखेगा? अधिकारी क्यों नहीं देखेगा? इसलिए नहीं देखेगा कि कमीशन उसके जेब में है। तो अब कौन देखेगा? अब हमारा जनप्रतिनिधि देखेगा। और जो हमारा जनप्रतिनिधि चुन करके गया है अगर वो नहीं देखता है तो कमी है। और वास्तव में ये कमी राहुल तिवारी ने की, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और एक बात मैं आपको बताऊं कि राकेश ओझा जी आए हैं, अब इनको यह देखना होगा कि जो कमियां उन्होंने की उसे इन्हें पूरा करना ही होगा, नहीं तो जनता बर्दाश्त नहीं करती। जो दर्द है, जब अंदर से दिल द्रवित हो जाता है ना, दुखी हो जाता है, तो वास्तव में तब जाकर के वो बदलाव चाहता है। और बदलाव वहां की जनता ने किया है तो दुखी होकर के किया है। अगर उनके दुखों पर, अगर उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगेगा तो वास्तव में इनसे भी वो लूटी पिटी दिखेगी जनता। और जब लूटी पिटी दिखेगी जनता तो आगे क्या फैसला लेगी आप खुद सोच सकते हैं। अनिकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर नीतीश कुमार ने जो है 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले ली है और हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्या चुनौतियां हो सकती है जिसे दूर करने की जरूरत है और कैसे बिहार का और विकास हो सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। कुशवाहा जी, अगर बात करें नीतीश कुमार की तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों बिहार में उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जा रहा था कि 25 से 30 नीतीश कुमार? इसलिए क्योंकि बिहार की जनता ने, बिहार की आबादी ने भरोसा जताया, क्योंकि उन्होंने बिहार को विकास की राह पर जो है, विकास की राह दिखाई है, जैसे राह पर वो बिहार को चला रहे। उन्होंने कहा है कि बिहार की जो राह है, बिहार का जो विकास है और भी होगा। महिलाओं की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, पलायन की बात की जाए, हर चीजों को जो है दूर किया जाएगा। यहां पर शिक्षा बेहतर की जाएगी, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर की जाएगी, जो पलायन की समस्या है उसे दूर की जाएगी और सबसे बड़ी बात कि 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार दी जाएगी। यही है कि इस बार प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है और नीतीश कुमार ने 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी 45 के साथ। नमस्कार।